नमस्कार, स्वागत है आपको मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अनलॉक 1.0 के तहत रियायतों का दौर हुआ शुरू। देश में कई हिस्सों में खुले धार्मिक स्थल, कई हिस्सों में अभी भी बंद। धार्मिक स्थलों के साथ होटल, सैलून, रेस्टोरेंट भी खुले। एमएचए की गाइडलाइन का करना होगा पालन, लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई। कल से खुले थे महाकाल के द्वार। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करानी होगी प्री बुकिंग। 79 दिन बाद बाबा के जयघोष के साथ अंदर पहुंचे भक्त। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे इंदौर। शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान का पहला इंदौर दौरा। कोरोना योद्धाओं से की मुलाकात। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ कैदी। जिला अस्पताल से भागते हुए कैदी की लाइव तस्वीरें। भिंड में हथकड़ी खोलकर फरार हुआ कैदी। देश में बड़ी कोरोना की रफ्तार। कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल दर्ज। लगातार 5वें दिन 250 से ज्यादा मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने कोरोना वायरस से मुलाकात की और कोरोना शहीदों के परिजनों से मिले। परिजनों से मिलने के बाद क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 50 लाख रुपए के बीमा की योजना बनाई थी। मध्य प्रदेश ने तय किया कि बीमा के बजाय अगर ऐसी घटना होती है तो 50 लाख रुपए की सम्मान निधि परिवार को दी जाएगी। सास की सेवा में है तो आश्रित के परिवार के में जो आश्रित थे उनको नौकरी देने का प्रावधान किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन भी देने का प्रावधान है। ये वो परिवार हैं जिन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपनों को गंवाया है। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन दुख की इस घड़ी में सरकार, मैं इन परिवार के साथ हूं। उमरिया की मानपुर विधानसभा की विधायक एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह इन दिनों जिले के दौरे में हैं, जिसके चलते वो बीरसिंहपुर पाली पहुंची और माता मेरासनी के दर्शन कर विश्व मंगल की कामना की। साथ ही समस्त नगरवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट की। नगर के व्यापारियों सहित अनेक संगठनों ने मंत्री मीना सिंह का भव्य स्वागत किया। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की जनहितैषी सरकार जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और आज उनके नगर का प्रवेश हुआ और मैया का दरवाजा खुला मिला। ये उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है और आज मैया का दर्शन प्राप्त करी और उनकी कृपा से ही आज यहाँ तक पहुँची हूँ और आप सबका भी बहुत आशीर्वाद है। नहीं तो मैं तो बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ संगठन की, आप सबको पता है। आज जो कुछ भी संभव हुआ है, आज चाहे प्रदेश में आज एक मंत्री के रूप में आप सबके आशीर्वाद से जो सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ये उनकी कृपा है। मुरैना कोरोना लॉकडाउन हटते ही मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं की परीक्षा का ऐलान कर दिया, लेकिन छात्र जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर मुरैना ने युवकों के चक्का जाम कर दिया। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करते हुए चक्का जाम कर रहे युवकों को वहां से खदेड़ दिया। यहाँ पे कुछ बच्चे इकट्ठे हो गए थे, इनकी मांग थी कि जो 12th का एग्जाम है उनको बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट पास कराया था। तो यहाँ पे जो लोकल थाना प्रभारी और एलजीएम भी आगे उनको समझाया है और अभी स्थिति नॉर्मल है, कोई ऐसी। मंडला में लॉकडाउन के दौरान जिले के मोतीनाला तथा मवई क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों द्वारा अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने की सूचना लगातार मोतीनाला पुलिस को प्राप्त हो रही थी। विरोध अभियान हेतु निर्देशित किया गया, जिसे लेकर नक्सल विरोधी अभियान में लगी मंडला जिले की हॉक फोर्स की टीम को सूचना प्राप्त हुई। हॉक फोर्स की टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर तत्काल ग्राम तटमा के जंगलों में नक्सलियों की तलाश में सर्चिंग प्रारंभ की गई। सर्चिंग के दौरान ग्राम तटमा के जंगलों में पुलिस टीम हथियारबंद नक्सली दिखाई दिए, जिसके बाद दोनों के बीच मुठभेड़ हो गई और नक्सली फरार हो गए। पुलिस द्वारा मौके पर तलाशी के दौरान नक्सलियों द्वारा भागते समय छोड़े गए नकदी 4 लाख रुपए, राशन तथा नक्सली साहित्य बरामद किया गया। पहली बार मंडला जिले में नक्सलियों से इतनी बड़ी धनराशि बरामद की गई।
लगातार जो नक्सलियों का मूवमेंट है उसकी खबर जब मिलती है तो हमारी पार्टीज़ उसके हिसाब से प्लानिंग करके रवाना होती हैं। कल भी इसी तरह से हमको सूचना मिली थी जिसमें हमारी पार्टी ने दबिश दी थी। संभवतः किसी से लेन देन का इनका प्लान था जिसको पुलिस ने विफल किया है। पुलिस पार्टी को देखते ही इन्होंने वहाँ से दौड़ लगाई, पुलिस बल के द्वारा इनका पीछा किया गया है। आपस में इसी दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है और थाना मोती नाला पे हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। मौके से जो इनके पास सामान था, चाहे वो खाद्यान्न हो, नकदी हो, कुछ और भी चीज़ें हमें बरामद हुई हैं। कुल 4 लाख की नकदी हमको वहाँ से बरामद हुई है। मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड की शेष परीक्षा शुरू हो गई है। पहली पाली में केमिस्ट्री का पेपर है जिसके लिए बच्चे परीक्षा सेंटर पहुंचे। पूरे प्रदेश में 8.5 लाख बच्चे कुल 36 से ज्यादा केंद्र पर परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कई विशेष इंतजाम किए गए। भोपाल में 97 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच आयोजित हो रही 12वीं की परीक्षाओं में बड़े बदलाव भी किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ छात्रों के बीच 1 से 1.5 मीटर की दूरी रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र पर एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सर्दी खांसी बुखार वाले परीक्षार्थियों के लिए अलग से आइसोलेशन रूम होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा होगी। छात्र के परिवार में कोरोना होने पर परीक्षार्थी नहीं दे सकेंगे परीक्षा। परिवार के किसी सदस्य के क्वारंटाइन होने वाले छात्र ही नहीं दे सकेंगे परीक्षा। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। एमपी बोर्ड ने फैसला लिया है कि जिन छात्रों के परिवार के सदस्य को कोरोना है या फिर परिवार का सदस्य क्वारंटाइन है तो ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा अलग से ली जाएगी। वहीं अगर कोई छात्र मुख्य जिले से दूसरे जिले में फंसा है, परीक्षा केंद्र बदलवाने के लिए छात्र ने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो ऐसे छात्रों के लिखित आवेदन पत्र को डीओ मान लेकर छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के लिए बोर्ड ने निर्देश दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स परीक्षा से वंचित न रहें। छात्रों को परीक्षा में शामिल करने की एमपी बोर्ड को जानकारी देनी है। कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली कम हो गया है क्योंकि हो जाता है ऐसा, अब इतना गैप हो गया है तो वो हाँ, लेकिन टाइम मिला काफ़ी, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग रखी है और मतलब किसी भी अननोन से मिलना जुलना नहीं रखा है। प्रिकॉशंस ऐसे जो हम नॉर्मली अभी तक 2-3 मंथ से हम अप्लाई करते आ रहे हैं, ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र का यूज़ करो, एंड हमने यहाँ पे जिगजैग एंड अल्टरनेट में बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट किया है जिससे कि मतलब ज़्यादा मतलब एक गैदरिंग ना लगे और मतलब बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया है उनके बीच में। और साइन करते टाइम, उनका कॉपी चेकिंग करते टाइम उन्होंने रोल नंबर वगैरह सही डाला है क्या, उस टाइम भी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया है हमको। सेंटर में सारी व्यवस्थाएं हैं। कोविड को बचाव के लिए जो भी निर्देश आए हैं शासन के द्वारा वो सारे किए गए हैं। यहाँ पे टीचर्स के लिए टीचर्स भी अपने सारे मास्क लगाए हुए हैं, हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं, सैनिटाइजर है, सब यहाँ व्यवस्था भी की गई है। हर बच्चे का हाथ सैनिटाइज करवाया जा रहा है। बालाघाट में अवैध रेत खनन व परिवहन का गढ़ बन चुके लालबर्रा क्षेत्र के इस स्थल से बीते कई वर्षों से रेत का खनन कर अवैध परिवहन किया जा रहा था। रेत के बाद खनन की मुखबिर से जानकारी लालबर्रा पुलिस को मिलते ही मौके स्थल पर कार्रवाई करते हुए चारों ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। चालकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। भिंड जिला अस्पताल में भर्ती एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी प्रद्युमन उत्तर प्रदेश के जौरान जिले के रेंजर थाना क्षेत्र के कसमार गांव का रहने वाला था। वह दुष्कर्म के मामले में भिंड जिला जेल में बंद था और आरोपी के अस्पताल से भागने का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ कैदी। जिला अस्पताल से भागते हुए कैदी की लाइव तस्वीरें। भिंड में हथकड़ी खोलकर फरार हुआ कैदी। पुलिस के सामने से फरार हुआ दुष्कर्म का आरोपी। देखिए साहब, ये तस्वीरें कोई आम नहीं है। ये तस्वीरें हैं जिला अस्पताल से भागते हुए कैदी की, जहां एक कैदी पुलिस को चकमा देकर कितनी आसानी से फरार हो गया। मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले का है। सीसीटीवी में नजर आ रहा है आरोपी आराम से अपने वार्ड से निकल कर आता है। अस्पताल के रिसेप्शन पर पुलिसकर्मी बैठकर झपकी ले रहा है। धीरे से आरोपी अस्पताल से बाहर निकल जाता है और गेट पर पहुंचते ही दौड़ लगा देता है।
बता दें कि जिला अस्पताल में भर्ती एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी प्रद्युमन उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रेंढर थाना क्षेत्र के कसमार गांव का रहने वाला है। वो दुष्कर्म के मामले में भिंड जिला जेल में बंद था। आरोपी के अस्पताल से भागने का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। बता दें कि 5 जून को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे यहां शासकीय जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। सुबह वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना की जानकारी उस वक्त लगी जब नर्स दवाई देकर आरोपी के पलंग के पास पहुंची। नर्स ने घटना की जानकारी अस्पताल में आरोपी की सुरक्षा में तैनात सिपाही को दी। जो जेल दाखिल था, जेल से बीमारी में भर्ती हुआ था और आज सुबह जो है वो वहाँ से फरार हो गया। तो क्या सर कोई सुरक्षाकर्मी वहाँ मौजूद नहीं था क्या जब वो फरार हुआ है? वो सारी जांच कर रहे हैं। तो अभी सर कुछ पता चला क्या? अभी लगी है प्रयास कर रहे हैं। काफी देर खोजबीन के बाद भी जब आरोपी नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों ने पहुंचकर जांच की है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस की इस लापरवाही पर वरिष्ठ अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। क्या इंसानियत उस कदर गिर सकती है कि किसी बुजुर्ग को रस्सी से बांध दे? क्या ऐसा करने में शर्म नहीं आई होगी? जी हाँ, मामला मध्य प्रदेश का है, जहां एक बुजुर्ग को अस्पताल का बिल न चुकाने पर रस्सी से बांध दिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट हो। मध्य प्रदेश में शर्मसार करने वाली घटना। आग भराई पर मानवता नजर न आई। बिल नहीं चुकाया तो बुजुर्ग को पलंग से बांधा। अस्पताल में इंसानियत शर्मसार। बुजुर्ग को डॉक्टरों ने रस्सी से बांधा। देश में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार से लेकर डॉक्टर तक मरीजों की हर संभव मदद करने की कोशिश करने में लगे हैं। हालांकि रविवार को देश में कुछ अस्पतालों और लोगों का ऐसा स्याह चेहरा सामने आया जिसने मानवता शब्द को ही शर्मसार कर दिया। बता दें कि एक और कोरोना के संकट काल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी लोगों की सेवा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। देश भर में स्वास्थ्य से जुड़े लाखों लोग जी जान से काम कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ जगहों से चौंकाने वाली खबरें सामने आती रही हैं। ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया, जहां शाहजहांपुर के एक अस्पताल में मरीज को बेड से बांध दिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बुजुर्ग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल का बिल नहीं चुका पाने पर उन्हें बेड से बांध दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल के कर्मचारियों ने बेड से बांधा। ये खबर सामने आते ही राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। बुजुर्ग की बेटी का आरोप है कि अस्पताल ने 2 बार उनसे रुपए जमा करवाए। जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने घर जाने की बात कही। मतलब लगभग कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। तो फिर इनको आप घर जाना चाहते हो तो घर क्यों नहीं जाने देते? पैसे कारण नहीं जाने दे रहे। फिर क्या बोले डॉक्टर साहब? ये बोलेगा 11,270 रुपये जमा करो, जब निकाले ना नली वाली भी जब कहीं और पानी भी 3-4 दिन हो गया, उसे पानी भी नहीं पिलाया। तो इनको रस्सी से क्यों बांध रखा है? ये से पैसे का हमने बांध रखे। इस पर अस्पताल कर्मियों ने बकाया राशि वसूलने के बदले पिता को बेड से बांध दिया। अस्पताल की तरफ से कहा गया कि बुजुर्ग को दिमागी बुखार है, उन्हें झटके भी आ रहे थे। नहीं, बंदी नहीं बनाया। एक्चुअली पेशेंट को कन्वर्जन आ रहे थे, इसलिए उसको बांध के रखा गया ताकि अपने आप को चोट ना पहुंचा ले, पलंग से गिर ना जाए, है ना, इसलिए उसको बांध के रखा गया। एक्चुअली उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था, साथ में हाथों में रुकावट थी, है ना। उनकी बेटी तो बता रही है पेट दर्द का। हाँ, तो हाथों में रुकावट थी ना उनकी। पेशेंट को कन्वर्जन आ रहे थे, इसलिए बांध के रखा गया था। बहुत सारे पेशेंटों को बांध के रखा जाता है ना, जैसे आर्गन ऑफ फॉस्फोरस के पेशेंट है, कन्वर्जन के पेशेंट है, ऐसे पेशेंटों को बांध के रखा जाता है क्योंकि ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। इससे सुरक्षा को देखते हुए उन्हें बांधा गया था।
फिलहाल इस पूरे मामले पर शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने CMHO से मामले की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। उसकी टीम गठित की है, जो कि उन्होंने प्रारंभिक अपनी जांच कर ली है। जांच के बाद रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में पाया गया है प्रारंभिक तौर से कि प्राइमा फेसी ये गलत है और उसके हाथ पैर बांधने की घटना सख्त पाई गई है। अब इसमें चूँकि कंप्लेनेंट्स बाहर के ज़िले का है और उसका क्या कहना है, अभी हम लोगों ने फ़ोन पर तो इन लोगों ने जाँच अधिकारियों ने उससे संपर्क किया है, लेकिन हमने एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को, नायब तहसीलदार को वहाँ उनके गृह ग्राम भेजा है। वो जाकर और वहाँ से एप्लीकेंट जो है कंप्लेनेंट, उसकी लिखित कंप्लेंट और उनका क्या कहना है, क्योंकि उनका क्या कहना है उस पर काफ़ी बेस्ड है ये पूरी चीज़। वो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद फाइनल रिपोर्ट के आधार पर हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल शाम को, कल रात में SDM शाजापुर ने एक लिखित आवेदन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें सिटी अस्पताल जो शाजापुर में स्थित है उसके प्रबंधन के द्वारा लक्ष्मी नारायण निवासी रतारा, उसके परिवार वाले पैसे नहीं दे पाए थे, तो 11,000 रुपये का बकाया रह गया था। उस बात को लेकर के प्रबंधन ने उसको बांध दिया था। ये शिकायत की जांच SDM ने की और SDM की रिपोर्ट पर से थाने पर 342 आधावी में पंजीबद्ध बीमारी में कई निजी अस्पतालों में अमानवीय व्यवहार, लूट खसोट और उनकी मनमानी के चलते आमजन को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो ये बेहद ही निंदनीय है और बेहद ही शर्मनाक है। शाजापुर से के न्यूज़ इंडिया के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से बुजुर्ग के साथ एक घिनौना कृत्य किया गया, उसे बिस्तर से बांध दिया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाए थे। और बढ़ेंगे खबरों में। ग्यारसपुर जनपद की ग्राम पंचायत दैरपुर थाना हैदरगढ़ क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 30 वर्षीय महिला अपनी 2 साल की बच्ची के साथ कुएं में कूद गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों को जैसे ही मामले की सूचना मिली, उन्होंने काफी मशक्कत के बाद चारपाई की मदद से दोनों के शव को बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने जल्द ही मामले की जांच का खुलासा करने की बात कही है। देपालपुर के पास बाल विवाह की शिकायत मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची राजस्व महिला बाल विकास अधिकारी ने बाल विवाह रुकवाया और पंचनामा कर बाल विवाह न करने की चेतावनी दी। बता दें कि इंदौर जिले के देपालपुर तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दौलताबाद गांव में सीरीन माता शकीला खान व पिता रईस खान का कवायु में विवाह बेटवा के जुबैर पिता जाहिद खान के साथ किया जा रहा था। कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी तहसीलदार सर के माध्यम से कि दौलताबाद में एक बालिका का बाल विवाह हो रहा है और जिसके लिए शिनाख्ती के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर आकर शिनाख्ती की। उसमें हम लोगों ने पाया उसके दस्तावेज देखे, जो कि हमारे डिपार्टमेंट द्वारा मान्य इसका जन्म प्रमाण पत्र देखा गया। उसमें बालिका की जन्म तारीख मार्च 2004 थी और जिस वक्त से बालिका माइनर थी। और जब यहाँ आके पूछताछ की और पाया गया तो उसमें पता चला कि अभी उसका निकाह नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक सगाई की एक रस्म की गई है और संबंधितों के यहाँ पर बयान कथन लिए गए। बालिका से मुलाकात कर बालिका और उसकी माता से कथन लिए गए। उन्होंने भी कल सगाई की रस्म होना पाया गया और साथ में पंचनामा तैयार किया गया। और यहाँ के जो मौलवी साहब हैं जो निकाह पढ़ाने का कार्य करते हैं, उनसे कथन लेके उनके रिकॉर्ड लिए गए और रिकॉर्ड में ये पाया कि उनके द्वारा कोई निकाह यहाँ पर नहीं कराया गया। सीधी के बहरी ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल करोड़ों रुपए की लागत से बनी दुकानों में अब भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। तमाम ठेकेदारों ने जहां 18 दुकान में शासकीय जमीन पर बना दिया, तो वहीं प्रशासन ने ठेकेदार पर FIR दर्ज कराने के आदेश दिए। वहीं ठेकेदार ने पंचायत कर्मियों की लाखों के घोटाले की आवाज बुलंद कर सचिव पर जांच की मांग की है, जहां जिला कलेक्टर ने जांच करने की बात कही। वहीं जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी भी खुद स्वीकार कर रहे हैं बहरी ग्राम पंचायत में हुए घोटाले की शिकायत इससे पहले भी आ चुकी है। जांच के लिए निष्पक्ष और अच्छे अधिकारी से जांच कराई जाएगी। संबंधित जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत तो पहले भी आई थी कि हमने वहाँ दिया था नायब तहसीलदार को कार्रवाई करनी, उसमें कार्रवाई भी हुई और अन्य शिकायतें भी हुई।
तो हम किसी से निष्पक्ष और अच्छे अधिकारी के द्वारा वहाँ की बिल्कुल जांच करा के और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। आजकल कोई भी व्यवस्था, शासन की सारी व्यवस्था ऑनलाइन है और उसमें ऑनलाइन में ही जो है तो सारा काम हो रहा है। आज पूरा डेटा यहाँ से दिल्ली, भोपाल तक शासन प्रशासन की निगाहों में चल रहा है, क्योंकि कोई भी काम होता है उसका ASTS, बगैर ASTS का कोई भी काम नहीं होता है, मूल्यांकन का होता है। जो अपना वैल्यूएशन है उससे 3 लाख 4 लाख हर पार्ट में अधिक पैसा सक्षम हो निकाले। जैसे पार्ट 1 और 2 का मतलब CC जारी हो गया और उसमें 27,50,000 रुपये वैल्यूएशन है, CC जारी है, लेकिन उन्होंने 30 लाख रुपए निकाले, 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा निकाले। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। डबरा में भी साफ सफाई कर सुबह से मंदिर को खोल दिया गया था और शासन की गाइडलाइन के अनुसार भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। बता दें कि डबरा के देवदानी मंदिर, तहसील मंदिर, कस्टम मंदिर, बालाजी मंदिर कोरोना के चलते 2 महीने से सभी धार्मिक स्थल बंद थे, जिन्हें शासन ने गाइडलाइन तैयार कर धार्मिक स्थल की कमेटी को निर्देशित किया सोशल डिस्टेंसिंग और भक्तों को बिना मास्क के तथा सर्दी जुकाम से पीड़ित भक्तों को मंदिर में प्रवेश न दिया जाए। ताकि है और दूर से एक लोगों से सब चीज़ है दर्शन करें और दर्शन लाभ लें। अच्छा महसूस हो रहा है कुल मिला के मंदिर में आज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही हो गया, माइंड फ्रेश हो गया पट खुलने से। मेरा नाम राजेंद्र सिंह गुर्जर। क्या कुछ प्रतिबंध किए गए यहाँ पे? आज मंदिर खोला गया भाई 2 महीने बाद खुला है, तो मतलब आज शाम को सफाई की और प्रशासन के द्वारा अपन ने उनकी बात को मान के क्या बोलते हैं ना, आपको ऐसा सावधान कर दिया गया है कि बाहर से ना हाथ धो के और मास्क लगा के अंदर प्रवेश किया जाए, एक से ना दर्शन के लिए। राज्यसभा का रण तैयार हो चुका है। 19 जून को 10 राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी सदन में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए गठजोड़ में जुटी हुई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश व गुजरात का अंकगणित बदला। गुजरात में भाजपा ने लगाई सेंध। मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस को नुकसान। इस महीने की 19 तारीख को होने वाली राज्यसभा 10 राज्यों की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच लगभग 5 राज्यों में कड़ा मुकाबला हो सकता है। बीते कुछ महीनों से अपने अंतर्विरोधों से जूझ रही कांग्रेस के विधायकों के लगातार साथ छोड़ने से कई राज्यों में इसकी स्थिति गड़बड़ा गई है। दोनों दलों से सबसे रोचक मुकाबला गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड व राजस्थान में होगा। कोरोना संकट के चलते 26 मार्च को होने वाले 7 राज्यों की 18 सीटों के चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। अब चुनाव आयोग ने 19 जून की तारीख तय की है। इसके साथ ही कर्नाटक की 4 और मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश की 1-1 सीट के लिए भी राज्यसभा चुनाव इसी दिन कराने का फैसला किया गया है। आपको बताते हैं किन राज्यों में है कितनी सीटों पर चुनाव। गुजरात 4, आंध्र प्रदेश 4, कर्नाटक 4, मध्य प्रदेश 3, राजस्थान 3, झारखंड 2, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश में 1-1 सीट पर चुनाव है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 2 कांग्रेस और 2 भाजपा से हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय किए थे, तब उसकी राज्य में सरकार थी, लेकिन 20 विधायकों के इस्तीफे के बाद उसकी सरकार चली गई और अब भाजपा की सत्ता में आने के बाद विधानसभा का गणित ही बदल गया है। ऐसे में कांग्रेस का एक ही उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। कांग्रेस ने राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अपना पहला उम्मीदवार बनाया है, इसलिए उनकी जीत लगभग तय है, जबकि दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके पहले उम्मीदवार हैं और उनका एवं भाजपा के दूसरे सुमेर सिंह की जीत भी नई समीकरणों में तय मानी जा रही है। गुजरात में भाजपा ने लगाई सेंध। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा बदलाव गुजरात की राजनीति में आए हैं। वहां पर राज्यसभा चुनाव घोषित होने के बाद कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इससे कांग्रेस की 2 तय मानी जा रही सीटों में से एक ही उसके पास आ सकती है।
जबकि भाजपा की सीटों की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो सकती है। कांग्रेस के दूसरे नंबर के उम्मीदवार भरत सिंह सोलंकी के लिए खतरा पैदा हो गया है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी घोषित कर दिया है। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद उसकी 2 सीटें तय हैं। अगर भाजपा तीसरा उम्मीदवार खड़ा करती है तब दिक्कतें बढ़ेंगी। झारखंड में भाजपा व कांग्रेस में लड़ाई। झारखंड की 2 सीटों के लिए भी लड़ाई कठिन हो गई है। सत्तारूढ़ जेएमएम के शिबू सोरेन की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला कड़ा होगा। भाजपा जोड़ तोड़कर यहां से अपने प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को जिताना चाहती है, जबकि कांग्रेस का दारोमदार सत्तारूढ़ गठबंधन पर टिका हुआ है। राजस्थान पर भी होगी नजर। राजस्थान में भी चुनाव रोचक हो गया है। वहां की 3 सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस से 2-2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। कांग्रेस से वेणुगोपाल और नीरज डांगे चुनाव मैदान में है, जबकि भाजपा से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत हैं। कांग्रेस ने वेणुगोपाल को अपना पहला उम्मीदवार बनाया है। हालांकि भाजपा वहां पर भी कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो हैं कोरोना योद्धा, जो हैं जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदिन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज।
है भरण पोषण की परिभाषा। भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख।